Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. This is Indian Economy Full Course. We are on Unit number 5, Lecture number 1, Capital Market. अरे ये क्या सर, आपने तो कहा था ओपन इकोनॉमी समझेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ये सब समझेंगे। 2 लेक्चर से आप ये कह रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कैपिटल मार्केट पढ़ाएंगे। इसके पीछे का 2 लॉजिक है मेरे पास। लॉजिक नंबर फर्स्ट ये है कि ओपन इकोनॉमी में प्रॉब्लम एक है, जब मैं आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें समझाऊंगा, वहां पर मैं आपसे बात करूंगा 10% शेयर होल्डिंग की। जब मैं शेयर होल्डिंग की बात करूंगा, जब आपको शेयर्स ही नहीं पता होंगे तो शेयर होल्डिंग कैसे समझ में आएगी। इसलिए कैपिटल मार्केट को लॉजिकल सीक्वेंस में पहले पढ़ना जरूरी है। इसलिए कैपिटल मार्केट पढ़ने के बाद ओपन इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए मैंने कैपिटल मार्केट को पहले चूज किया है। तो कैपिटल मार्केट पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ओपन इकोनॉमी चलेंगे। ओपन इकोनॉमी इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, पर कैपिटल मार्केट भी उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये लॉजिक नंबर दूसरा, तो ये इंटरेस्टिंग भी है। दूसरा, इसको पहले पढ़ने के बाद ओपन इकोनॉमी में बहुत मदद मिलेगी हमको, इसलिए कैपिटल मार्केट हम पहले कवर करेंगे और बहुत मजा आएगा। तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने समझा यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में हमने पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंस समझा, मनी मार्केट को समझा। कौन था रेगुलेटर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग समझी हमने, पूरा फाइनेंस कमीशन तक हमने सब कुछ समझा, कुछ भी नहीं छोड़ा। यूनिट चौथी क्या थी हमारी? इन्फ्लेशन, सारा कुछ समझ लिया। इन्फ्लेशन में जितने टाइप के इन्फ्लेशन थे सारे टाइप्स हमने देख लिए, कौन कैलकुलेट करता है सब कुछ देख लिया। अब हम यूनिट नंबर 5 पर आए हैं, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी है रेगुलेटर इस मार्केट का। अब कैपिटल मार्केट को समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। उससे पहले ये देखिए, आप ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आप, ट्रेंड तो समझेंगे ही, है ना। 2014 में एक एमसीक्यू पूछा गया था, 2015 में 0, 2016 में 2 एमसीक्यू, 2017 में 0, 2018 में सिर्फ 1, 2019 में सिर्फ 1। यानी इसकी अगर रेलेवेंसी चेक की जाए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो ये इतना रेलेवेंट नहीं दिखता है। एक क्वेश्चन ही तो पूछे गए हैं, कभी कभी तो 0 भी पूछ लिए गए। दैट मीन्स कि एग्जाम के प्री के पर्सपेक्टिव से इतना रेलेवेंट तो नहीं है, पर इसको बिना समझे बहुत चीजें समझनी भी बहुत दिक्कत वाली बात है। इसको बिना समझे इकोनॉमी को समझना बहुत दिक्कत वाली बात है, वो भी समझ में नहीं आएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी समझ में नहीं आएगा। और शेयर मार्केट का तो खेल ही अलग है। अब तो सब इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, एक समय सब डरते थे। तो ये शेयर मार्केट का हमें सब कुछ समझना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझने के लिए। रट्टा कुछ नहीं मारेंगे, जो समझने वाली चीजें हैं सिर्फ वही समझेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, यानी अगर मैं आपसे बात करूं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं यूनिट नंबर 2 में, तो फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके के मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये सब हम समझेंगे, इसको अभी आप देखिए ही नहीं, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूं केवल फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है भाई? मार्केट मतलब ऐसा प्लेस जहां पर आप कुछ लेन देन करते हैं, ऐसा प्लेस जहां पर आप कुछ लेन देन करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट मतलब कुछ पैसे से रिलेटेड होगा, वो चीज आप लेन देन कर रहे हो। फाइनेंशियल मार्केट, समझो इस चीज को, ऐसा मार्केट जहां फाइनेंस की बातें हो रही हैं, जहां फाइनेंस का लेन देन हो रहा है, जहां बॉन्ड की बातें हो रही हैं, जहां शेयर्स की बातें हो रही हैं, वो मार्केट को हम बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इतना समझ में आया? फाइनेंशियल मार्केट कौन सा मार्केट? जहां पर शेयर्स की बात होगी, बॉन्ड्स की बात होगी, ऐसे मार्केट को हम बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर इनका लेन देन हो रहा होगा, लेन देन हो रहा होगा, बाय एंड सेल। ठीक है, इतना क्लियर है फाइनेंशियल मार्केट। चलिए भाई, पैसों से याद आया कि ये मैं हूं, मेरा नाम है तुषांत यादव, और कुछ ऐसी कंपनी मुझे खड़ी करनी है। अब यहां पर लॉजिक, रीजन सब कुछ समझिएगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं यहां पर आपको शेयर्स एंड बॉन्ड्स ये सब कुछ समझाने वाला हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल से। आप कोशिश कीजिएगा समझने की, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ईजी है एक्चुअली। ये मैं हूं, मेरा नाम है तुषांत यादव, और ये मेरी कंपनी है, इसका भी नाम है होप तुषांत यादव कंपनी। ये कंपनी का नाम है होप तुषांत यादव। ये कंपनी मुझे बनानी है, अभी ये ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, ये मेरे दिमाग के अंदर ये कंपनी है। ठीक है भाई, इस कंपनी को बनाने के लिए
मुझको चाहिए 1000 रुपीज, आप इसको 1000 करोड़ भी मान सकते हैं। मैं केवल सिंप्लिसिटी के लिए आपसे 1000 रुपीज की ये कंपनी खड़ी करने वाला हूं, ठीक है भाई। मुझे 1000 रुपीज चाहिए। अब 1000 रुपया चाहिए, मेरे पास जेब में एक भी रुपए नहीं है, मतलब नील, 0 बटा सन्नाटा। अब 1000 रुपए के लिए मुझे किसी से मांगना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे मार्केट से जाकर पैसा बोरो करना पड़ेगा। मार्केट से पैसा मैं बोरो कैसे करूं? अब बोरो करने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा मेरे, ठीक है। बोरो करने जा रहा हूं मैं मार्केट से पैसा, और मार्केट से पैसा कैसे बोरो करूंगा इस तरीके को देखिएगा, ठीक है। 1000 रुपए मुझे चाहिए, ठीक है भाई। मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं मान लेता हूं कि 100 स्टूडेंट्स हैं, और अगर सभी स्टूडेंट मुझे 10-10 रुपए दे दें तो मेरे पास 1000 रुपए आ जाएंगे और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी सभी प्यारे बच्चों से कहा, 100 स्टूडेंट से मैंने ये कहा कि स्टूडेंट्स मुझे आप सिर्फ 10-10 रुपए दे दो और मेरे पास 1000 रुपए हो जाएगा, तो मैं ये कंपनी बना लूंगा, मैं अपनी इंडस्ट्रीज बना सकूंगा, होप शांत यादव, ठीक है। बच्चे बहुत तेज कि सर 10 रुपए में तो कोई बात नहीं, 10 रुपए तो आप ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बदले में क्या दे रहे हो? मतलब 10 रुपए तो ठीक है, हम आपको 10-10 रुपए दे देंगे, पर अब बदले में इन रिटर्न आप क्या दोगे? मैंने कहा ये भी बात आपने ठीक पूछी, आपको भी कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो आप मुझे 10 रुपए क्यों ही दोगे? मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ये जो कंपनी है मेरी, ये कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। अब इस कंपनी में मैं इस कंपनी के लेट्स से 100 टुकड़े कर दूंगा। आई डिवाइड माई कंपनी इंटू 100 पीसेस। तो ये 100 ब्लॉक्स बना लूंगा, ऐसे ऐसे करके ये 100 ब्लॉक्स बना लूंगा, ठीक है। जिसने मुझे 10 रुपए दिया है, यानी मुझको 10 रुपए दिया है, उसको मैं एक एक ब्लॉक का ओनर बना दूंगा। क्या बना दूंगा भाई? यहां पर ओनर बना दूंगा। यानी आपने मुझे 10 रुपए दिया, तो 10 रुपए मैंने आपसे लिए और आपको एक ब्लॉक का ओनर बना दिया कि ये आपका ब्लॉक, एक ब्लॉक ये आपका है, आप इस ब्लॉक के ओनर हैं। तो ऐसे क्या किया मैंने, 100 स्टूडेंट से 10-10 रुपीज लिए और 100 स्टूडेंट को एक एक ब्लॉक अलॉट कर दिया, उनका ओनर बना दिया उनको। ये आप समझे? इसका मतलब सभी बच्चों का अब इस इंडस्ट्री में, इस बिल्डिंग में उनका शेयर होगा। शेयर कितना है? एक एक ब्लॉक, यानी जितना % रुपए उन्होंने मुझे पैसा दिया उतने % का मैंने उनको मालिक बना दिया। इस तरह की बोरोइंग को बोलते हैं शेयर्स इशू करके बोरो करना। यानी मैंने इन बच्चों को शेयर्स इशू किया, एक ब्लॉक दिया ना, अपनी कंपनी का कुछ पार्ट तो दे दिया ना, इन्हें पार्ट देकर उनको ओनर बना दिया ना। अब ओनर कैसे बनाया? मैंने उनको क्या कहा कि आप मेरे शेयर्स खरीद लो। यानी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये 10 रुपए का शेयर है, तो मैंने इन बच्चों को ऐसा एक होप तुषांत यादव कंपनी का एक ऐसे पेपर जिसमें 10 रुपए लिखा होगा, वो मैं इन बच्चों को दे दूंगा और उनसे 10 रुपए ले लूंगा। तो बच्चों के पास ये प्रूफ होगा, ये शेयर्स जो होंगे ये प्रूफ होगा कि बच्चे इतने रुपए के मालिक हैं इस कंपनी में। भाई इजी टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शेयर्स है क्या? पिज्जा के 4 टुकड़े होते हैं, 4 दोस्त खाएंगे तो एक एक दोस्त का एक एक शेयर होगा। ऐसी कंपनी के मैंने 100 टुकड़े कर दिए, हर एक बच्चे का एक एक टुकड़ा, एक एक शेयर है उसका। लेकिन वो कंपनी का ब्लॉक लेके घूम तो सकता नहीं कि देखो देखो मेरा इसमें हिस्सा है। तो उसको क्या दिया मैंने? एक पेपर दिया। उस पेपर को मैंने क्या बोला? शेयर्स बोला। उस पेपर में मैंने क्या लिख के दिया कि 10 रुपए आपने मुझे दिए हैं, दैट मीन्स कि कंपनी के आप एक ब्लॉक के मालिक हैं। तो आपने जितने % भी शेयर्स मुझसे खरीदे उतने % का मैंने आपको कंपनी में ओनर बना दिया, ठीक है। यानी आप इस कंपनी के उतने % के आप ओनर हैं। अब आप ओनर हैं तो ओनर के साथ क्या होता है? अगर कंपनी को लॉस होता है तो ओनर को लॉस बियर करना पड़ता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ओनर को प्रॉफिट मिलता है। यानी मैंने उन बच्चों से कहा कि आप कंपनी के ओनर हो, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आप भी प्रॉफिट कमाओगे, कंपनी लॉस में जाएगी, कंपनी डूबेगी तो आप भी डूबोगे। आप ओनर तो हो ना, इसीलिए तो आप ओनर हो। तो ये किस तरह का है? शेयर्स मैंने इशू किए, तो शेयर्स क्या हैं? आपको ओनरशिप देंगे। ओनरशिप देने के बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि कंपनी प्रॉफिट करे तो आप भी प्रॉफिट करो, कंपनी डूबे तो आप भी डूबो। शेयर्स। तो पहला मेथड मैंने कहा था ना, टाइप ऑफ बोरोइंग पे ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड क्या हुआ बोरो करने का? शेयर्स इशू किया। तो क्या हुआ? शेयर्स इशू करके मैंने पैसा बोरो करके मार्केट से लाया, और शेयर्स में क्या था? जितना भी पैसा मैंने बोरो किया, जिसने मुझसे जितना भी % मुझे शेयर्स दिए
मतलब जितना भी पैसा दिया मैंने उनको शेयर्स खरीद के शेयर्स दिए, अलॉट किए शेयर्स, यानी उनको उतनी कंपनी में उतने % का मालिक बना दिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई। तो शेयर्स मैंने इशू किए, ठीक है भाई। अब जो शेयर्स थे ये दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे? एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। मैं आपको समझाता हूं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। जो मैंने अभी तक जितनी भी बात बोली है कि मैंने आपको ओनर बना दिया और ओनर बनाने के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उतने प्रॉफिट में हम सब पार्टनरशिप कर लेंगे, जितना भी लॉस होगा सब लोग इक्वली लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है भाई। लेकिन उनमें से एक बच्चा उठा मेरी क्लास में और उस बच्चे ने कहा कि सर मैं ओनर तो बनना चाहता हूं लेकिन मुझे एक फिक्स्ड डिविडेंड चाहिए, मुझे एक फिक्स्ड प्रॉफिट चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए और लॉस तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। क्या बोला उस बच्चे ने? समझो इस चीज को। जैसे लेट्स से कंपनी 25% प्रॉफिट कर रही है तो इक्विटी शेयर्स में जितना भी 25% प्रॉफिट का आया सभी बच्चों पर बराबर बांट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉस 25% आया तो लॉस भी बराबर सभी बच्चों पर बांट दिया जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे ओनर हैं और जितने भी ओनर हैं सबको लॉस भी बियर करना पड़ेगा, सबको प्रॉफिट भी बियर करना पड़ेगा, ठीक है। इतना बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बच्चा कह रहा है कि 25% प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे 25% का हिस्सा नहीं चाहिए। आप ऐसा करो, अगर मैं आपसे 10 रुपए का बॉन्ड 10 रुपए का शेयर्स खरीद रहा हूं तो लेट से मुझे इसके सिर्फ 6-7-8% का ही इंटरेस्ट चाहिए, मानी 7-8% का ही डिविडेंड चाहिए। आप मुझे एक फिक्स्ड डिविडेंड दे दो, फिक्स्ड, यानी लॉस हो तो भी मुझे 7-8% का डिविडेंड दो। बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो तो आप बाकी प्रॉफिट आप रख लो, मुझे सिर्फ 7-8% डिविडेंड दे दो। 10 रुपए का 7-8% मतलब 0 बोले तो 0.8 रुपीस। तो हर 10 रुपए के शेयर्स पे मुझे सिर्फ 0.8 रुपीस का आप मुझे डिविडेंड दे दो। अगर आप लोग 20,000 रुपए कमा रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक फिक्स्ड चाहिए। लेकिन लॉस में मैं लॉस बियर नहीं करूंगा। आपको प्रॉफिट बहुत हो रहा है तब आप मुझे फिक्स दो, आपको लॉस हो रहा है तब भी मुझे आप फिक्स्ड डिविडेंड वापस करो। ऐसे शेयर्स को बोलेंगे हम प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर्स की कैटेगरी में दो हो गए, इक्विटी शेयर्स मतलब बराबर की ओनरशिप हो। इक्विटी याद है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मैंने आपको इक्विटी समझाया था। इक्विटी शेयर्स आप लोग बराबर ओनर हो, जितना भी प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट में आपको लेट से 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप 50% रख लो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स क्या है कि अगर आपको कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, कितना भी लॉस हो रहा है, हमें केवल एक फिक्स्ड डिविडेंड आप पे कर दो, एक फिक्स्ड रिटर्न हमें दे दो, बस। हम ओनर रहेंगे, पर हम किस तरह के ओनर हैं? हमने कौन सा शेयर्स खरीदा है? प्रेफरेंस शेयर्स हमने खरीदे हैं, हमने इक्विटी शेयर्स नहीं खरीदे। तो पहला मेथड क्या था? ये मैं था और पैसा मुझे मार्केट से उठाना था। तो पहला मेथड क्या था? शेयर्स इशू करके। शेयर्स मैंने इशू किया, वो कागज का टुकड़ा उनको दिया और उसमें लिखा कि ये 10 रुपए आप मुझे दे रहे हो। 10 रुपए उन्होंने मुझे दिया, मैंने 10 रुपए लिए और कागज का टुकड़ा उनको दे दिया। 10 रुपए से मैंने अपनी 10 रुपए करके 1,000 रुपए लाया मैं अपने पास और मैंने अपनी कंपनी खड़ी कर ली, ठीक है। तो पहला तरीका था शेयर्स इशू करके। और शेयर्स में भी दो तरीके के शेयर्स इशू कर सकता हूं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। माने आपने शेयर्स बोरो करने का पहला तरीका सीख लिया आपने, बाय इशू शेयर्स इशू करके हम पैसा मार्केट से बोरो कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अभी हमने जिनसे बोरो किया आपको ओनर बना दिया उनको, ठीक है। अब आप ओनर मत बनाइए, किसी से आप लोन ले लीजिए। जैसा एक नॉर्मल पर्सन आपसे लोन लेता है, आप बैंक से जाकर लोन लेते हैं, ऐसे ही मैं जाकर बाहर बैंकों से लोन भी तो ले सकता हूं। बच्चों से पैसा ना लेकर मार्केट से, यानी बच्चों से पैसा बोरो ना करके, हो सकता है मैं बैंक से बोरो कर लूं। लेकिन यहां पर मैं मार्केट में लोगों से जाकर पैसा बोरो करना चाहता हूं। तो लोगों से पैसा बोरो करने का एक पहला तरीका क्या है? शेयर्स इशू करके उनको ओनर बना दिया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे ओनर नहीं बनना है, ओनर ही नहीं बनना है, तो भाई क्या? तो मैं उनसे कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, आप ओनर मत बनिए, गुस्सा मत होइए, लेकिन आप क्या कीजिए, मुझे लोन में पैसा तो दे सकते हैं। लोन में पैसा देने के लिए मैंने क्या किया, उनको एक कागज का टुकड़ा थमाया, उस कागज पे मैंने लिखा कि आप लेट से मुझे 100 रुपए दे दीजिए और 1 साल के लिए मुझे ये 100 रुपए चाहिए, मैं आपको 8% इंटरेस्ट रेट के साथ वापस कर दूंगा। यानी 1 साल बाद आप जब आओगे मेरे पास, ये पेपर लेके आना, ये पेपर मुझे देना, मैं आपको 108 रुपए वापस कर दूंगा। क्या हुआ? एक तरह से मैंने एक तरह से इस व्यक्ति से लोन ले लिया, इसको कोई भी ओनरशिप नहीं दी, मैंने सिर्फ लोन लिया और मैंने कहा कंपनी को लॉस हो फायदा हो आपसे कोई दिक्कत नहीं है।
आप 1 साल बाद आइएगा, मैं आपको 108 रुपए दूंगा, 108 रुपीज मैं आपको वापस करके दूंगा। ये आदमी बहुत खुश कि भाई कंपनी कैसा भी काम करे, हमें क्या मतलब, हमने तो उन्हें पैसा दिया है, 8% पे मुझे 1 साल बाद 108 रुपए मिल जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी। तो मार्केट से बोरो करने का दूसरा तरीका क्या है, क्या इशू करके, बॉन्ड इशू करके, बॉन्ड इशू या डिबेंचर्स इशू करके, इन्हीं को हम बोलते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब ऋण पत्र, ऋण पत्र, डिबेंचर्स मतलब ऋण पत्र, डेट, बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने लोगों से, दूसरा तरीका क्या है बोरो करने का, मैंने लोगों से लोन ले लिया। और लोन लेने का मतलब देखिए ऐसा पेपर होगा, पेपर होगा 100 रुपए, 8% 1 साल के लिए, और अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो आईएएस ऑफिसर साहब का, सेक्रेटरी साहब का यहाँ पर सिग्नेचर भी होगा। तो बॉन्ड इशू करके मैं मार्केट से पैसा बोरो कर सकता हूँ। यानी मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं शेयर्स इशू कर दूं, लोगों को ओनर बना दूं, और फिर मैं उनसे कहूं कि आप ओनर हैं, आप मुझे पैसा दे दीजिए। दूसरी चीज मैं कहूं ओनर ओनरशिप कुछ भी नहीं, आप मुझे पैसा दो, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर मैं आपको वापस कर दूंगा 1 साल बाद। इन्हें हमने क्या बोला, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बोला। तो मार्केट से पैसा बोरो करने के दो तरीके हो गए, एक शेयर्स इशू करना, दूसरा बॉन्ड इशू करना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर, दो प्लेयर हैं यहां पर, गवर्नमेंट प्लेयर है और कॉर्पोरेट सेक्टर है। इनको पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, ये मार्केट से पैसा बोरो करते हैं। ठीक है, मार्केट से पैसा बोरो करना है तो टाइम पीरियड क्या है, अगर 1 साल से कम का है तो हम उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा का है तो हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। अगर गवर्नमेंट 1 साल से नीचे के लिए बॉन्ड इशू कर रही है तो उन बॉन्ड्स के नाम अलग अलग हैं। तो ये पेपर जो आपने देखा बॉन्ड का पेपर, इस पेपर के नाम अलग अलग हैं। अब नाम देखो कैसे हैं, देखो गवर्नमेंट जब 1 साल से नीचे का बॉन्ड का पेपर इशू करती है तो हम उसे बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, या कैश मैनेजमेंट बिल्स बोलते हैं। यही चीज अगर कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, प्राइवेट कंपनीज करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। सेम पेपर को, 1 साल से नीचे का वो भी बॉन्ड का पेपर है, लेकिन उस पेपर को हम बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, ताकि पता चल सके कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर ने इशू किया है। कमर्शियल पेपर्स, प्रोमिसरी नोट्स, इनको ये बोलेंगे। 1 साल से ज्यादा के लिए होगा तो इसको गवर्नमेंट वाले को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सॉवरेन बॉन्ड्स। और कॉर्पोरेट सेक्टर होगा तो क्या बोलेंगे उसको, बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं और डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं। तो उसी बॉन्ड के पेपर का अलग अलग नाम है बस। यानी आपने ये समझा कि मुझे ये कंपनी खड़ी करनी थी, सुशांत यादव कंपनी, और मैंने कंपनी खड़ी करने के लिए पैसा मार्केट से बोरो करने की कोशिश की, और मार्केट से पैसा बोरो करने के पास दो तरीके थे, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। इन शेयर्स और बॉन्ड्स को, ये शेयर्स और बॉन्ड्स के जो पेपर दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। इन पेपर्स को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। इतना आप समझ गए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है भाई, अगर यहां तक क्लियर है तो इसको समझिए। फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या था, सिक्योरिटीज के टाइम पीरियड पे बेस्ड बात कर रहा हूं। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उनके बात कर रहा हूं मैं। सिक्योरिटीज के टाइम पीरियड अगर 1 साल से नीचे का है तो वो जिस मार्केट में उनको बेचा और खरीदा जाता है, 1 साल से नीचे वालों को, 1 साल से नीचे वालों को, यानी 1 साल से टाइम पीरियड उनका कम है, उनको जिस मार्केट में बेचा या खरीदा जाता है उस मार्केट को बोलते हैं मनी मार्केट, जो कि आप यूनिट नंबर 2 में पूरा पढ़ चुके हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट रेगुलेटर कौन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, श्री शक्तिकांत दास साहब। अगर सिक्योरिटीज 1 साल से ऊपर की हैं तो वो कहां पर आएंगी, कैपिटल मार्केट में। रेगुलेटर कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। समझे इस चीज को, ये चीज आपने समझी। मार्केट से पैसा बोरो करने के दो तरीके, पहला तरीका शेयर्स इशू कर लो, शेयर्स में भी दो तरीके के होते हैं, वो अलग बात है। और दूसरा तरीका है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू कर दो। ठीक है, अब गवर्नमेंट इशू करती है तो बॉन्ड्स का नाम अलग होता है, कंपनीज इशू करती हैं तो उन बॉन्ड्स का नाम अलग होता है। 1 साल से कम के हैं तो अलग नाम है, 1 साल से ऊपर के हैं तो अलग नाम है। ठीक है, वो नाम है। 1 साल से नीचे का है तो वो किस मार्केट में बेचा खरीदा जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट की बात हो रही है, जहां पर ये सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती हैं। तो 1 साल से नीचे वाली है तो उस मार्केट में जाना पड़ेगा, कौन से मार्केट में, मनी मार्केट में जाना पड़ेगा। 1 साल से ऊपर की है तो कौन से मार्केट में आना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट में आना पड़ेगा आपको। तो ये कैपिटल मार्केट में जाना जरूरी है 1 साल से ऊपर वालों के लिए। इतना आपने समझा, यहां तक क्लियर है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखा करिए, मैं आपके उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं है, बस आप समझ जाओ, एक बार दिमाग में बैठ जाए, फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही चाहिए। चलिए भाई, आपने ये सीख लिया। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट है, एक मनी मार्केट और एक मार्केट है कैपिटल मार्केट।
कैपिटल मार्केट में चलिए मैं शेयर्स की बात करता हूं, यानी इक्विटी की बात करता हूं। अगर इक्विटी की बात कर रहा हूं, यानी इक्विटी का पेपर जहां पर खरीदा या बेचा जाएगा, उस मार्केट को बोलेंगे इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट। क्या बोलेंगे भाई? इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट। जहां पर भाई फाइनेंशियल मार्केट आपने दो तरह से डिवाइड कर दिया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप आए, कैपिटल मार्केट में दो सिक्योरिटीज कौन सी हैं? शेयर्स हैं और बॉन्ड्स हैं। सिक्योरिटीज जहां पर शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, किस मार्केट में जाना पड़ेगा आपको? इक्विटी मार्केट में जाना पड़ेगा या शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा। जहां पर बॉन्ड को बेचा खरीदा जाता है तो कौन से मार्केट में जाना पड़ेगा आपको? बॉन्ड या डिबेंचर जहां पर बेचे खरीदे जाते हैं उनको जाना पड़ेगा आपको डेट मार्केट में। कौन सा मार्केट? डेट मार्केट। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं भाई कि ये लेट से फाइनेंशियल मार्केट इतना बड़ा है, ये फाइनेंशियल मार्केट एक साल से छोटा हुआ तो ये मनी मार्केट हो गया और ये हो गया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी अगर यहां पर दो चीजें आप डिवाइड कर लें, यहां पर इक्विटी है केवल और यहां पर केवल बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, तो इस मार्केट को मैंने बोल दिया शेयर मार्केट, इसको मैंने बोल दिया डेट मार्केट। अब ये फिजिकल कोई प्लेस नहीं है, फिजिकली आपको ऐसा कोई प्लेस नहीं दिखेगा, बस ये जहां पर खरीदी बेची जाती है तो आपने डिस्टिंक्शन कर लिया कि जहां पर इक्विटी खरीदी बेची जाती है, जहां पर शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं वहां पर इक्विटी मार्केट है, जहां पर बॉन्ड्स खरीदे बेचे जाते हैं वहां पर कौन सा मार्केट है? डेट मार्केट है। इतना क्लियर है? बहुत अच्छी बात, तेज हो गए आप लोग। तो अब ये स्ट्रक्चर समझिए, फिर अगर इतना समझ गए हैं, इतने होशियार हैं आप, तो समझिए मैं आपके लिए पूरा बना के लाया हूं, ये आप भी नोट डाउन कर लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एक साल से कम वालों के लिए, कैपिटल मार्केट एक साल से ज्यादा वालों के लिए, ठीक है। कैपिटल मार्केट में दो तरीके के मार्केट होंगे, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट, ठीक है। इक्विटी मार्केट में दो तरह के शेयर्स थे, याद कीजिए, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या थे? ऑर्डिनरी शेयर्स थे, ठीक है। उसमें रियल ओनर्स होते थे, जितना भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट दिया जाएगा, जितना भी लॉस होगा लॉस दिया जाएगा। इनको मिलता क्या था? ये डिविडेंड अर्न करते थे अकॉर्डिंग टू देयर शेयर होल्डिंग्स। शेयर होल्डिंग का मतलब क्या है? जितने शेयर्स आपने होल्ड किए हैं किसी कंपनी के, वो उस कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग हुई। होल्ड करना यानी शेयर होल्डिंग, शेयर्स होल्ड कर रहे हो यानी वो पेपर होल्ड कर रहे हो, और आपको कंपनी में वोटिंग राइट्स मिलते थे। अगर आप ओनर्स हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप बैठोगे, वहां पर वोटिंग राइट्स आपको मिलेंगे, आप किसी भी मुद्दे पर वोट कर सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर से अलग कैसे थे? यहां पर आपको फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कंपनी ज्यादा अर्न कर रही हो तो आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड दिया जाएगा। फिक्स्ड डिविडेंड आपको दिया जाएगा, लेट से 7 से 8% दिया जाएगा। पे डिविडेंड प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी जब डिविडेंड पे करने की बारी आएगी तो इनको पहले डिविडेंड पे किया जाएगा 7-8%, बाकी जो बचेगा फिर ये लोग आपस में बांटेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी की जब नीलामी होगी, जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा, यानी कंपनी अगर बर्बाद हो गई तो कंपनी को अगर लिक्विडेट करके किसी और को बेचकर पैसा लाया जाएगा, तो जो पैसा आएगा तो इनको पहले इनके पैसे चुकाए जाएंगे, यानी इन दोनों के केस में पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पैसे चुकाए जाएंगे, फिर बाद में जो बचेगा इक्विटी शेयर्स वाले के चुकाए जाएंगे। ऐसा क्यों भाई? अरे ओनर हैं, जो ओनर होगा, अगर कंपनी बर्बाद हो रही है तो पहले तो भाई इंप्लॉय का पैसा दिया जाएगा, बाकी लोगों को पैसा पहले देगा। अगर कोई एरोप्लेन अगर क्रैश हो रहा है तो पहले पैसेंजर को पैराशूट पहनाकर नीचे उतार के उनको नीचे फेंका जाएगा, बाद में ही तो पायलट कूदेगा, पहले तो पायलट कूद नहीं जाएगा ना है ना, वही बात है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में अगर कंपनी डूब गई तो पहले इनको इनका पैसा दिया जाएगा, जो बचेगा उनमें से इनको फिर दिया जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए, ठीक है भाई। इक्विटी मार्केट में भी दो तरीके के मार्केट हैं, एक है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। समझेंगे पहले आप बना लो, सब समझेंगे। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बिल्कुल समझेंगे। प्राइमरी मार्केट के 3 पार्ट हैं। एक है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये समझेंगे। फिर समझेंगे FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फिर समझेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट यहां पे लिख लीजिएगा आप, फर्म्स डायरेक्टली सेल देयर शेयर्स टू बिग इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये आप लिख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। ये फर्म्स डायरेक्टली सेल देयर शेयर्स टू बिग इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद आइए सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में लिखिए, इसके 2 पार्ट हैं, एक स्पॉट एक्सचेंज एंड एक पार्ट है डेरिवेटिव्स। स्पॉट एक्सचेंज का मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट आपसे पैसा लेकर आपसे कोई चीज खरीद ली जाएगी, यानी मैंने आपसे कहा कि लाओ अनियन दो और पैसे लो, तो तुरंत स्पॉट में ही काम हो गया, स्पॉट में ही एक्सचेंज हो गया। मैंने तुरंत अनियन लिए आपसे, आपको पैसा दिया, स्पॉट एक्सचेंज। एट द स्पॉट तुरंत एक्सचेंज कर लिया। वहां पर हम पढ़ेंगे 3 चीजें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी समझेंगे। और यहां पर दो इंडेक्स समझेंगे, निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या है। फिर समझेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब कि फ्यूचर प्रोजेक्शन, कि बाद में मैं आपसे 1 साल बाद आपसे 1 kg अनियन खरीदूंगा फ्यूचर में, ठीक है। डेरिवेटिव्स ये भी समझेंगे क्या होता है, पूरा धीरे धीरे समझेंगे। फ्यूचर्स जैसे कि मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शन में भी हम दो चीज समझेंगे, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या होते हैं और पुट ऑप्शन क्या होते हैं। इस तरह से हमने पूरा इक्विटी मार्केट कवर करेंगे। तो हमने कैपिटल मार्केट में हमको दो मार्केट समझने हैं, एक इक्विटी मार्केट समझना है, एक डेट मार्केट समझना है। इक्विटी मार्केट में हमको दो मार्केट समझने पड़ेंगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, ये तीन चीज समझेंगे। सेकेंडरी मार्केट में स्पॉट एक्सचेंज समझेंगे, जिसमें हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया समझेंगे। डेरिवेटिव्स में हम फॉरवर्ड समझेंगे, फ्यूचर समझेंगे, ऑप्शन समझेंगे, जिसमें हम कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे डेट मार्केट में। डेट मार्केट जहां पर कौन सी चीज की लेन देन हो रहा होगा, बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज हो रहा होगा, डिबेंचर्स का बाय एंड सेल हो रहा होगा, वहां पर पहुंचेंगे। तो डेट मार्केट में हम बॉन्ड पढ़ेंगे और डिबेंचर्स पढ़ेंगे। बॉन्ड में हम फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड पढ़ेंगे, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पढ़ेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे और उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। बॉन्ड से याद आया, बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो वो भी देखिएगा। और मैं इस बार जब बॉन्ड आपका पूरा कवर कराऊंगा तो वहां पर बॉन्ड यील्ड कवर कराऊंगा। बॉन्ड यील्ड का कैसे इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे वो समझेंगे हम। फेडरल रिजर्व जब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो इंडिया की बॉन्ड यील्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो कनेक्शन भी जनरेट करेंगे। वो सारा कुछ हम करेंगे। डिबेंचर्स में भी हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो ये पूरा हम कवर करेंगे, ऐसे कवर करेंगे हम पूरा कैपिटल मार्केट अपना। तो कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर देख लीजिए। मनी मार्केट हमने कवर कर लिया है यूनिट नंबर 2 में। अब बारी है कैपिटल मार्केट को कवर करने में यूनिट नंबर 5 में, ठीक है, जिसमें हम इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट दोनों मार्केट कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे। आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए फिर लिखिए, कुछ टर्म्स लिख लीजिए आप। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यही बोल रहा था मैं कि फाइनेंशियल एसेट का जहां पर लेन देन होता है, जहां पर एक्सचेंज होता है, उसी मार्केट को क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। लिख लीजिए, आपके लिए लिखवा देता हूं मैं। फाइनेंशियल एसेट में क्या आ जाएगा, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। A financial transaction could be in the form of creation of new financial asset such as initial issue of shares and debentures by a firm। मैं सब बताऊंगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर वो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट से ये बात समझ में आएगी। अभी आप लिख लीजिए बस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल एसेट्स सच एज इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स बाय अ फर्म और द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल assets like equity shares, debentures and bonds। ठीक है, अगला लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कैसे क्लासिफाई किया मैंने। फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन देम। मैच्योरिटी किस पीरियड के बाद, वो 1 साल वाली बात, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज विथ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर और ट्रेडेड इन अ मनी मार्केट, माफ कीजिएगा, आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम है वो मनी मार्केट में उनका ट्रेड होगा, वहां पर उनका लेन देन होगा। इंस्ट्रूमेंट विथ लॉन्गर मैच्योरिटी ग्रेटर देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। तो जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की है, शेयर्स या बॉन्ड्स, उनको कहां पर होगा, उनका एक्सचेंज कैपिटल मार्केट में होगा, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन में लिख लीजिए। द टर्म कैपिटल मार्केट रिफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स through which long-term funds both debt and equity are raised and invested, ठीक है। यानी इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, डेट की बात हो रही है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स में हमने इक्विटी मार्केट में दोनों आते हैं। इक्विटी मार्केट में इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, मैंने आपको दिखाया है जैसे कि। तो कैपिटल मार्केट्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू डेट मार्केट एंड इक्विटी
मार्केट, डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आपने समझा कि दो मार्केट के बारे में बात करना है हमको, इक्विटी मार्केट की और डेट मार्केट की। सबसे पहले हम जाएंगे इक्विटी मार्केट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सेकंड नंबर पर डेट मार्केट के बारे में बात करेंगे। यानी ये पूरा हम कवर करेंगे पहले। ठीक है, ये पूरा हम पहले कवर करेंगे इक्विटी मार्केट में। ठीक है, चलिए भाई, तो इक्विटी मार्केट में आपने ये दोनों चीज समझ ली, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, यहां पर समझना है अब हमको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, अब आपको मैं ये एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, बहुत ईजी है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। लेट्स से मैंने एलजी की, चलिए एसी खरीद लिया, एसी खरीद लिया, नया एसी खरीद के मैं अपने घर पे लेके आया। ठीक है, नया एसी मैंने खरीदा, लेट से वो था 23,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो मैंने शॉपकीपर को 23,000 रुपीज़ पे किए और एसी खरीद कर मैं घर ले आया और घर में एसी लगा लिया। ठीक है, एसी मैंने 1 साल यूज़ किया, 1 साल यूज़ करने के बाद मुझे अब वो एसी बेचना है, एसी को सेल करना है। ठीक है, एसी को सेल करना है तो या तो मैं किसी बायर को ढूंढूं, जाकर घर में पूछूं कि भैया एसी चाहिए आपको एसी चाहिए, या तो ऐसा कर सकता हूं, या तो क्या कर सकता हूं, जहां पर बहुत ढेर सारे बायर्स हों वहां पर जा सकता हूं। जैसे कि मैं ओलेक्स में जाऊंगा, ओलेक्स में अपनी एसी की बेहतरीन फेक सी फोटो खींचकर वहां पर डाल दूंगा और मैं लिस्ट कर दूंगा कि भाई मुझको इस एसी के 1 साल यूज किया है तो मुझे अभी इस एसी का 15,000 रुपए चाहिए, जो भी मुझे 15,000 देगा मैं उसको ये एसी अपनी बेच दूंगा ओलेक्स पे। ठीक है, अब यहां पर दो मार्केट की बात कर दी मैंने, इनडायरेक्टली आपको समझ में नहीं आया होगा, अलग बात है। एक मार्केट वो है जहां से आप नई चीजें खरीदते हैं, नया, सब कुछ नया होगा। एसी जब मैं नया घर लेकर आया तो जिस मार्केट में मैंने नई एसी खरीदी उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो ऐसा मार्केट जहां पर हर कुछ नया होगा उस मार्केट को बोलेंगे हम प्राइमरी मार्केट। जहां पर पुरानी चीजों का बाय और सेल हो रहा होगा, जहां पर पुरानी चीजों को बाय किया जा रहा होगा या तो सेल किया जा रहा होगा, उस मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, समझ में आया? अब देखो यहां पर मैं आपको लिंक करवाता हूं शेयर्स कैसे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में खरीदे या बेचे जाते हैं। देखना, समझना, मैं नई कंपनी बना रहा हूं। ठीक है, TY कंपनी, ये मेरी कंपनी है, ये लिफ्ट है। तो कंपनी बन गई मेरी तुषांत यादव कंपनी, मुझे 1,000 रुपए चाहिए थे, मैंने 100 शेयर्स इशू किए थे, याद कीजिए 100 शेयर्स इशू किए थे और बच्चों ने खरीद लिए थे। ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने ABCD करके कई बच्चे हैं। ठीक है, उन बच्चों ने मेरे से शेयर्स खरीद लिए। हो सकता है ये जो एक बच्चे ने 10 रुपए का शेयर खरीदा था, अब उस बच्चे को तलब लग जाए विमल गुटखा खाने की कि भैया मुझको अब पान पराग खाना है, जो भी खाना है उसको विमल गुटखा खाना है। वो 10 रुपए का शेयर्स उसके पास है, वो पेपर उसके पास है, लेकिन दुकानदार के पास वो पेपर लेके जाएगा तो दुकानदार क्या कहेगा, यार ये क्या दे रहे हो, 10 रुपए की नोट दो, नोट दोगे तब हम तुमको पान बाहर दे देंगे, जो भी चाहिए आपको वो हम आपको दे देंगे। अब 10 रुपए का इसके पास तो शेयर्स है, अब इसको 10 रुपए अगर चाहिए तो किसी को अपने शेयर्स बेच दे, यानी शेयर्स ये खरीद चुका है। तो पहली बार जब मैंने इशू किया था, कंपनी ने पहली बार जब शेयर्स इशू किया था तो नया शेयर था, जब इसने खरीदा था वो किस मार्केट में मिला इसको, उसको मिला ये चीज प्राइमरी मार्केट में। जब ये बच्चा जाकर किसी तीसरे अंकल को बेच दिया, लेट्स से अंकल का नाम था जेड अंकल, जेड अंकल को उसने कहा कि अंकल आप 10 रुपए का ये शेयर खरीद लो, ये कंपनी बहुत मुनाफा करेगी, 10 रुपए का शेयर आप रख लो और मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे बहुत तलब लगी है। तो 10 रुपए का शेयर अंकल को पकड़ा दिया। अब अंकल ने 10 रुपए का शेयर इसको खरीद लिया। जिस मार्केट में इसने दोबारा अंकल ने शेयर्स को खरीदा, शेयर्स तो पहली बार इशू हो चुके थे, ये तो पुराने हो चुके हैं शेयर्स पुराने होने का मतलब ये है कि शेयर्स को एक बार इशू कर दिया गया है, अब वो मार्केट में है बच्चों के पास है, बच्चे ने अंकल को दे दिया, यानी मार्केट में बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो इस मार्केट को क्या बोला हमने, सेकेंडरी मार्केट। क्या बोला भाई, सेकेंडरी मार्केट। दो तरीके के मार्केट हुए,
जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। एक बार शेयर्स जब मार्केट में आ जाते हैं, जब अवेलेबल हो जाते हैं और जब लोग आपस में लेना देना शुरू करते हैं, जब लोग आपस में एक दूसरे को बेचते हैं या खरीदते हैं ओलेक्स की तरह, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है? जब कंपनी ने पहली बार शेयर्स इशू किए हैं या पहली बार बॉन्ड इशू किए हैं, तो पहली बार जब भी कोई चीज इशू होगी, यानी जब भी नई सिक्योरिटीज बोले तो शेयर्स एंड बॉन्ड्स, जब भी नई सिक्योरिटीज इशू होंगी तो वो हमेशा प्राइमरी मार्केट में होंगी, प्राइमरी मार्केट में होंगी। जब भी उन सिक्योरिटीज का जो इशू हो चुकी हैं उनको बाय और सेल किया जाएगा, बाय एंड सेल किया जाएगा, वो जिस मार्केट में किया जाएगा उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी मार्केट। आई होप कि आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड इशू किए, बॉन्ड इशू करके लेट्स से वो बॉन्ड का पेपर मैंने खरीद लिया पहली बार में, तो वो बॉन्ड का पेपर मेरे पास आ गया। अब ये बॉन्ड का पेपर लेट्स से 100 रुपए का था, लेकिन 100 रुपए की मुझे अर्जेंट नीड थी। ये बॉन्ड का पेपर मैं 1 साल होल्ड करता तो मुझे 108 रुपए मिलते। लेट्स से बॉन्ड का परसेंटेज था 8% इंटरेस्ट रेट 1 साल के लिए, तो मुझे 108 रुपए मिलते 1 साल बाद। मैंने किसी इंसान को ढूंढा, मैंने अपने दोस्त कॉस्टलैंड को ढूंढा, कॉस्टलैंड आया, कॉस्टलैंड से मैंने कहा कि यार ये बॉन्ड तुम खरीद लो, मैं तुम्हें 102 रुपए में बेच दूंगा, 108 रुपए मिलेंगे 1 साल बाद। कॉस्टलैंड ने कहा ठीक है भाई, मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद लेता हूँ, मेरे पास नई नई जॉब है, लो तुम 102 रुपए लो। मैंने 102 रुपए लिए, मुझे 2 रुपए का फायदा भी हो गया और मेरे पास पैसे भी आ गए, जो भी मुझे नीड थी मैंने वो पूरी कर ली। लेकिन ये जो काम हुआ वो कहां पर हुआ? वो काम हुआ सेकेंडरी मार्केट में। और जब मैंने पहली बार गवर्नमेंट से खरीदा था वो कहां काम हुआ था? प्राइमरी मार्केट में। बस मार्केट के नाम अलग अलग हैं, चीजें वही हो रही हैं, बाय एंड सेल। ठीक है, अब तो क्लियर है। चलिए, तो मार्केट, इक्विटी मार्केट में भी 2 तरीके का मार्केट हो सकता है। प्राइमरी मार्केट जहां पर न्यू सिक्योरिटीज जो होंगी, नई सिक्योरिटीज, न्यू सिक्योरिटीज जो होंगी वो इशू की जाएंगी, जहां पर उन्हीं सिक्योरिटीज को दोबारा से सेल या बाय किया जाएगा, उसको मार्केट को बोलेंगे हम सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में ही बात करते हैं स्पॉट एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स, इन सब की। प्राइमरी मार्केट में बात करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर इतना समझ में आया आपको? ठीक है भाई, यानी कैपिटल मार्केट में अभी तक आपने क्या क्या समझ लिया कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या, कैपिटल मार्केट में पैसा कैसे उठा सकते हैं, है ना। फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपको पैसा उठाना है, मार्केट से पैसा बोरो करना है, 2 तरीके हैं, शेयर्स एंड बॉन्ड इशू करके। उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्लासीफाई किया। कैपिटल मार्केट में इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट में फर्दर क्लासीफाई किया, और इक्विटी मार्केट में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। चलिए, इसका रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो जैसे कि हमने आरबीआई के केस में जब हम मनी मार्केट पढ़ रहे थे तो आरबीआई के बारे में पढ़ा था, बिना रेगुलेटर को समझे पूरा हम खेल नहीं समझ सकते। रेगुलेटर कौन होता है? पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाला कौन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे कैपिटल मार्केट को, शेयर मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। ये पीडीएफ जो है, ये सेबी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है इसको आप लिख लीजिए, और साथ में ही मैं इसका जो पीडीएफ फॉर्म होगा, फाइल होगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर जाकर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988 as an interim administrative body under the Ministry of Finance to promote orderly, healthy growth of securities market and for investors protection। ठीक है, इन्वेस्टर का जितना भी पैसा वो प्रोटेक्ट रहे, है ना, कोई भी बैड प्रैक्टिसेस ना हो, उसके लिए सेबी को बनाया गया था। और सेबी को किसी लॉ से नहीं बनाया गया था, किसी एक्ट से नहीं बनाया गया था। सबसे पहले एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एक ऑर्डर दे के बनाया गया था। ठीक है, और वो किसके अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर था। लेकिन 30 जनवरी 1992 को सेबी को हमने स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया, यानी एक एक्ट के द्वारा उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस सेबी को दिया। ठीक है, सेबी एक्ट लाकर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इज एट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एट बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, बट इट इज ऑल्सो
नदर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न रीजन ब्रांचेस ऑफिस इन द सिटीज ऑफ न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद रिस्पेक्टिवली। भैया ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है इसका स्टेटस, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ये एकदम जस्ट बोगस इंफॉर्मेशन है। लाए क्यों सर? आपको बताने के लिए। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ पर है हेडक्वार्टर इनका, तो फिर मैं ले आता हूँ कि लो भाई देख लो कहाँ पर है हेडक्वार्टर। पर इफ यू आस्क मी, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। भाई एक एक क्वेश्चन आते हैं, ये कहाँ से पूछेगा आपको? आपसे पूछेगा बुल कौन है, बियर कौन है, ऐसे सवाल पूछता है यूपीएससी। ऐसे सवाल तो बिल्कुल ही नहीं पूछता। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला है, बिल्कुल। इसके पास कोई एक्ट है, एक्ट के द्वारा इसको कोई पावर दी गई है, बिल्कुल दी गई है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सेबी, तो मैनेजमेंट में कौन होगा सेबी की, ये भी बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा। बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली चेयरमैन होगा, 2 मेंबर्स अमंग द ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद द फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, तो ऐसे ऑफिशियल्स भी होंगे वहां पर। 1 मेंबर अमंग द ऑफिशियल्स ऑफ द रिजर्व बैंक। ठीक है, 5 अदर मेंबर्स ऑफ whom at least 3 shall be the whole time members and to be appointed by the central government। ऐसा होगे मेंबर्स, ऐसा सेबी का मैनेजमेंट होगा, ऐसी टीम होगी सेबी की। अगर आप पूछे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन क्या है सेबी की? हाँ, फंक्शंस आप जान सकते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहता है। फंक्शंस आपको पता होता है तो अच्छा ही होता है, एक गेसवर्क में आपकी हेल्प कर सकता है। फंक्शन 3 टाइप्स के फंक्शंस हैं। एक क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन है, यानी दीज इंक्लूड्स ड्राफ्टिंग लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट के लिए कुछ लेजिस्लेचर ड्राफ्ट करना है तो ड्राफ्ट कर सकता है सेबी। क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन है, क्वासी है लेकिन। ठीक है, क्वासी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो फॉल टू सेबी। सेबी के अंदर सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड व्हेन नेसेसरी दे कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज एनी रॉन्ग डूइंग, एज वेल अबाउट एनी रॉन्ग डूइंग, यानी जब भी कोई गलत काम होगा तो वो इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर सकते हैं, यानी वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप पूछे इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव फंक्शन है कि अगर कोई भी बैड प्रैक्टिसेस होंगी, अगर कोई भी लॉ बनाना पड़ा तो बना सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। क्वासी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कोई भी गलत काम कर रहा है उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, and quasi legal function, SEBI also has the authority to conduct hearing and pass ruling and judgment, यानी इनके पास थोड़ी सी क्वासी जुडिशियल पावर भी है। तो तीनों तरह की पावर हैं, क्वासी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, क्वासी लीगल फंक्शन। पावर क्या है सेबी के पास? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर पीयर्स इन द मार्केट, सबका रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? सेबी के पास होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, सबका रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? सेबी में होगा। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर्स एंड पोर्टफोलियो एक्सचेंज एंड मर्चेंट बैंकर्स कहां पर होगा? सेबी की पावर है। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, समझेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है जब हम पूरा ये समझ चुके होंगे। टेक ओवर बिड्स एंड imposing penalties for such practices, calling for information by undertaking inspection, conduct inquiries and audits of stock exchange and intermediaries, लेवाई फ्री। अब ये सब पढ़ लीजिएगा, पढ़ने पे बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं सेबी के बारे में, रेगुलेटर के बारे में। मैं ये जो पूरा आपको मैंने लिखवाया है, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। लेकिन आप पूछे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, बनाई गई है बाद में, शुरुआत में नहीं थी। ये पूछ सकता है कि ओरिजिनली सेबी जो है क्या स्टैट्यूटरी बॉडी थी? तो ओरिजिनली से तो नहीं थी, बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। पावर्स में, फंक्शंस में पूछा जा सकता है क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी लीगल फंक्शन। कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इक्विटी मार्केट में आप लिख लीजिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, है ना? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें। शेयर्स ऑफ अ फाइनेंशियल असेट्स इशूड बाय द कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक। लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। शेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल असेट इशूड बाय द कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक। कैपिटल रेज करना, पैसा बोरो करना, एक ही बात है। ठीक है, व्हेन अ कंपनी ऑफर शेयर्स फॉर सेल, इट जस्ट अ पोर्शन ऑफ इट्स ओनरशिप फॉर कैश, दे आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इनको ट्रेड कहां पर किया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का कंपैरिजन लिख लीजिए। मैंने लिखवाया नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाया था उस समय। मीनिंग, इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, रिप्रेजेंटिंग पार्ट ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? दे कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स ऑन द मैटर्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इनसे पहले इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, केवल प्रायोरिटी में ये ऊपर रहेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स में प्रायोरिटी में डिविडेंड की जब बारी आएगी
तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी इक्विटी शेयर्स आर रीपेड एट द एंड। तो जब रीपेमेंट कैपिटल की बात करें, जब एकदम एंडिंग में कंपनी को बंद कर रहे होंगे, वाइंड अप कर रहे होंगे, कंपनी का लिक्विडेशन कर रहे होंगे, उस समय इक्विटी शेयर्स वालों को सबसे एंड में पैसा मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इनको मिलेगा बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर के पहले इनको पैसा मिलेगा। ठीक है। वोटिंग राइट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैरी वोटिंग राइट्स। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, हाउएवर इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे गेट वोटिंग राइट्स। तो वैसे नॉर्मली तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उनको तो 7 to 8% या जो भी इनका फिक्स्ड डिविडेंड है वो उनको पे करना है, उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को वोटिंग का अधिकार पूरा होता है। ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी की बात करें, इक्विटी शेयर्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड, यानी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने शेयर्स को बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कि अपने बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये है। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको कभी भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स को किस में कन्वर्ट करोगे? देखो, बॉन्ड को जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, समझ लो, यहां पर बॉन्ड को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो अगर वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। आप प्रेफरेंस शेयर्स में भी कर सकते हो, प्रेफरेंशियल शेयर्स में भी कर सकते हो। ठीक है। बॉन्ड्स को दोनों में हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स को आप केवल इक्विटी शेयर्स में कर सकते हो, लेकिन इक्विटी शेयर्स को आप किसी में भी नहीं कर सकते हो कन्वर्ट। ठीक है। तो ये कन्वर्टिबिलिटी का है। ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में आपने यहां तक पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही है। ठीक है। टेलीग्राम में मैं इसकी भी PDF अवेलेबल करवा दूंगा। ये पूरा आपको वहां पर मटेरियल मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। आप कमेंट में भी मैं एक लिंक कमेंट डालकर उसको पिन कर दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।